में उनका प्रतिशत 7% मिनिमम। जिस जिले के अंदर कम से कम शूद्र शिक्षक थे वो 7% थे। यह 1823 की बात है। मैकॉले ने कहा इसको तोड़ना पड़ेगा। यह शिक्षा का वृक्ष वृक्ष गांव गांव में कोने कोने में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो अभी भी स्वप्न है। सुप्रीम कोर्ट 4 बार कह चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को मानवाधिकार बना दिया जाए, वैधानिक अधिकार बना दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाए। इस बार की लोकसभा में भी विधेयक आया शिक्षा का अधिकार। आप कल्पना करके देखो, इस देश में 1823 में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित था। प्राइमरी शिक्षा प्रत्येक को मिलती थी, घर घर में शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने उसको काट करके हमको विभाजित किया। मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कैसे आत्मविस्मृति आ गई। विज्ञान के मामले में हमको पता नहीं, एक दिन हमारा विषय, उस दिन हमको बताएंगे किस प्रकार से विज्ञान में हम प्रगत थे। उसी धर्मपाल जी ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी करके पुस्तक लिखी, उसमें वो बताते हैं विदेशियों ने आकर के भारत के अंदर जो सर्वे किए उसमें पता चला भारत में 1.25 लाख फाउंड्रीज, धातु गलाने की फैक्ट्रियां थी। धातु शास्त्र में सारी दुनिया के हम लीडर थे। टेक्नोलॉजी अंग्रेज नहीं लाए भारत में, भारत टेक्नोलॉजी में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लीडर रहा है। अंग्रेजों ने तो इस देश की टेक्नोलॉजी को तोड़ा, अपने देश में ले गए। खैर, आत्मविस्मृति इस ऐतिहासिक भूल के कारण, जिस एजुकेशन पद्धति में आप पढ़ रहे हो, उस एजुकेशन पद्धति में, उस शिक्षा पद्धति में आपको यह सिखाया नहीं जाता, आपको यह सत्य बताया नहीं जाता कि भारत क्या है। इसलिए हम आत्मविस्मृति के गर्त में चले गए। यह आंखें खोलने की आवश्यकता है। आश्चर्य होता है ना, जब मैं 1823 में इतने ज्यादा लोग शिक्षित थे, बताता इस देश में यूनिवर्सिटीज की संख्या 1 लाख से ऊपर थी। कल्पना करके देखो, कॉलेज एजुकेशन इतना प्रगत था। गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तर भारत के, आगरा तक का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था तब इलाका, उस सारे इलाके में प्रत्येक गांव के अंदर और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। ये अंग्रेज कह रहे। कितनी बातें बताई जा सकती है, पढ़िए आप, अपनी आंखें खोलिए, जानिए भारत क्या है। क्योंकि भारत के कल्याण में ही विश्व का कल्याण है। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य बड़ा मार्मिक है। कन्याकुमारी में आप जाएंगे तो कन्याकुमारी में एक प्रदर्शनी है। उस प्रदर्शनी में सबसे पहला स्वामी जी का जो फोटो है, उन भेदती हुई आंखों से स्वामी जी आपको देख करके आपसे प्रश्न पूछते। हम सामने बैठे भारत माता का जयकारा लगाने वाले, क्या हमारे अंदर भारतीयता जगी हुई है? क्या हमारे अंदर स्वाभिमान जगा हुआ है? क्या हम भारत के बारे में जानते हैं? ये सो गया तो सारे विश्व की स्थिति देख लो जो स्वामी विवेकानंद ने वर्णन किया था। क्या वर्णन किया? काम की देवी और लालच का देवता ये उपास्य होंगे और इनकी उपासना करेंगे भ्रष्टाचार, हिंसा और कपट। स्वामी विवेकानंद ने कहा यदि भारत मर गया तो यह होगा, काम की देवी और लालच की देवता राज करेंगे और इनकी पूजा करेंगे कपट, छल, छलावा, भ्रष्ट आचरण और हिंसा, पाशविक बल। आज यही हो रहा है क्योंकि भारत सो गया। इसलिए भारत की विजय में ही विश्व की विजय है। इसलिए भारत को जगना होगा, सब क्षेत्रों में जगना होगा, केवल अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म में तो आज भी दुनिया हमारा लोहा मानती। रामदेव जी महाराज जब जाकर के अमेरिका में योग लेते हैं, सारी दुनिया आकर के उनके सामने योग करती है। इंग्लैंड में जब उनका पहला योग शिविर लगा तो रामदेव जी महाराज ने योग करवाया तो सूर्य नमस्कार करवाए। तो किसी ने उनको पूछा, आप भारत में तो प्राणायाम ज्यादा करवाते हो, इंग्लैंड में आकर के सूर्य नमस्कार क्यों ज्यादा करवा रहे हो? तो बोले 200 साल तक इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, अब नाक रगड़वा रहा हूं। अध्यात्म तो सारी दुनिया में बोलबाला है। अभी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का उद्घाटन करने अमृतानंदमयी मां आई थी। 180 देशों में जब वो जाती है, लोग उनका दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अब मलयालम के अलावा कुछ नहीं बोलती। क्या चमत्कार है,
केवल विवेकानंद के समय नहीं, आज भी अध्यात्म में तो दुनिया में भारत का डंका है, योग में है, लेकिन केवल इसमें नहीं चलेगा, विज्ञान में भी, अर्थ में भी, प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक आदर्श समाज व्यवस्था की रचना करके भारत विश्व को दिखाएगा। तब विश्व भारत के पास आकर के सीखेगा कि हमको भी बताओ ये धर्म राज्य कैसे होता है। एक आदर्श समाज व्यवस्था, यह भारत का लक्ष्य है। हमने किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार किया। हर बार धर्म का क्षय हुआ, फिर धर्म की संस्थापना हुई, धर्म का राज्य स्थापित हुआ। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म का उदाहरण सिद्ध भाव ने दिया। शरशैया पर पड़े भीष्म के पास में कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को ले गए, कहे ये एनसाइक्लोपीडिया है जो शरशैया पर पड़ा है, सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है, इनके प्राण चले जाए उस समय, उससे पहले जितना ले सकते हो ले लो। कल्पना करो, जिनको खुद जाकर के पूछ करके शिकंडी को सामने करके मरवाया, उन्हीं को जाकर के पूजा करके कह रहे कि अब धर्म का राज्य कैसे स्थापित करना जरा सिखा दो, ट्रेनिंग दे दो। इनका भी राष्ट्र प्रहरी प्रशिक्षण शिविर हो जाए पांडवों का। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि कब ऐसा पता चलेगा कि धर्म का राज्य स्थापित हो गया, समाज में आदर्श समाज व्यवस्था हो गई, कैसे पता चलेगा? महाभारत के शांति पर्व में आता है। और धर्मराज को क्या उत्तर देते भीष्मदेव? भीष्म कहते हैं कि ऐसा धर्मराज्य था, ये नहीं कहते आएगा, आसीत, ऐसा था। कैसा था? न च राजा न च राज्यो न दंडो न दंडिता। कोई राजा नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। आज सुबह कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, क्या सरकार सब कुछ कर सकती है? अरे सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज करने लग जाता है तब सरकार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आदर्श समाज वो होता है जिसमें सरकारों की आवश्यकता नहीं रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर को बताया जा रहा है, न च राजा न च राज्यो न दंडो न दंडिता, कोई अपराधी नहीं, जेल की आवश्यकता नहीं। यह इस देश का आदर्श रहा। फिर कैसे होगा? वो कहते हैं धर्मे नैव प्रजा सर्वा, धर्म के द्वारा ही सारी प्रजा वर्तन्ति स्म परस्परम। स्म यानी ऐसा होता था, ऐसा करते थे। कैसा करते थे? धर्म के द्वारा ही एक दूसरे से व्यवहार करते थे, कानून की जरूरत नहीं थी, पता था कैसे व्यवहार करना। क्या महाभारत में ही हुआ था? क्या नहीं, चाणक्य के विजय के बाद भी यही हुआ। चंद्रगुप्त के समय मेगास्थेनिस इस देश में आया और मेगास्थेनिस सारे भारत में घूम करके गया। उसने अपनी डायरी लिखी है, उस डायरी में वो मेगास्थेनिस प्रसंग लिखता है, कैसा अजीब देश है, कैसा मजेदार देश है। इस देश में न्यायालय खाली पड़े हुए हैं, कैद खाने, जेल खाली पड़ी हुई है, पुलिस को कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहां कोई लड़ता ही नहीं, कहीं झगड़ा ही होता नहीं, कोई आपस में विवाद नहीं, सब तरफ शांति। महाभारत का नहीं बता रहा, अभी अभी की बात है, 1000 वर्षों पूर्व। हमने बार बार करके दिखाया।